नमस्कार बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है। हमारे यूपी में जो अभी होम गार्ड्स की वैकेंसी आनी थी, उनका रास्ता साफ हो गया है। एक प्रपत्र जारी हुआ है, जिसके बारे में हम समझने आए हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। और लगभग संभावित पद आपके 45,000 हैं। 45,000 पद संभावित हैं। इसमें 44,000 प्लस है। ठीक है, इनकी योग्यता क्या है, इनकी अर्हता क्या है, ये सभी चीज़ें और कौन कौन से व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो इसकी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता 10th है, 10th पास पूरी तरह से। और इसके बाद जो शारीरिक योग्यता है वो मेल है तो उसको 4.8 किलोमीटर दौड़ है, और जो फीमेल है उसको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें लिखित परीक्षा भी होगी, जिसमें एक विषय के तौर पे जीएस नॉर्मल पूछा जाएगा। ठीक है, अन्य विषय को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें स्पष्ट नहीं कहा है कि अन्य विषय आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए प्रपत्र को समझते हैं। ये प्रमुख सचिव जो उत्तर प्रदेश शासन के हैं, राजेश कुमार सिंह जी ने, उन्होंने होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग को लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में, भर्ती के संबंध में। और ये आज का ही प्रपत्र है, 3/11/2025 का प्रपत्र है। चलिए जानते हैं क्या है। ये मार्गदर्शिका है एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट है तो नियुक्तियों की अवधारणा, रिक्त पदों का विवरण मांगा है। अब इसके बाद आते हैं पात्रता पर सीधा। देखो, पात्रता कौन कौन से लोग होम गार्ड वैकेंसी के लिए पात्र हैं वो समझते हैं। तो शारीरिक व मानसिक दोष युक्त दिव्यांग व्यक्ति होम गार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। जिनके शारीरिक विक्षिप्ति है, यानी शारीरिक रूप से कहीं से भी कुछ भी उनके पास समस्या है, तो वो होम गार्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मानसिक रूप से अगर दिमाग की टेंशन है, मान लो ऊपर नीचे है, कुछ समस्याएं हैं, तो वो लोग भी इसके लिए पात्र नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति भी होम गार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष उसने आवेदन किया है। यानी कि ये आप केवल होम डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई कर सकते हैं। केवल होम डिस्ट्रिक्ट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेनिफिट है कि आप अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट पर ही रहेंगे, अपने ही जनपद पर रहेंगे। सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। जो व्यक्ति सरकारी सेवाएं कर रहे हैं, सरकारी पदों पर लाभ पर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं है। संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा, किसी स्थान प्राधिकारी द्वारा, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन के निगम या निकाय द्वारा प्रचित व्यक्ति भी होमगार्ड्स पद के एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग में एनजीओ के तहत भी काम कर रहा है, वो भी व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड्स पद के एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। अगर आपका कोई भी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, भले ही वो फैसला आया हो ना आया हो, विचाराधीन भी होगा, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, होमगार्ड्स पद के लिए एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति हों। यानी कि जिन्होंने एक से अधिक शादियां कर ली हैं, या जिनके दो पत्नी हैं या जिनके दो पति हैं, वो भी इस पद के लिए योग्य नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूटी भत्ता क्या है? ड्यूटी भत्ता के लिए इन्होंने कहा है, होमगार्ड्स को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर इनका निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। जो निर्धारित ड्यूटी भत्ता है होमगार्ड्स का, वो जब इनकी ड्यूटी लगेगी तो इनको समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, आरक्षण, आरक्षण वही है SC ST और OBC के लिए आरक्षण 36 एनरोलमेंट के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा।
ये यूपी का एनरोलमेंट लगेगा, इसमें यूपी का क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके आधार पर जो प्रदेश का आरक्षण निर्धारित है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शैक्षिक योग्यता का निर्धारण, तो शैक्षिक योग्यता में इन्होंने कहा है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो अथवा समकक्ष हो। ठीक है, हाई स्कूल स्वीकार किया। आवेदन करते समय अपेक्षित हाँ 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। मतलब ये है कि अगर आप अपीयरिंग ईयर में हैं, यानी कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले वर्ष हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया या आप 10वीं फेल हैं, तो भी आप इसमें पात्र नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। वही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ गया है और वो पास हैं। ठीक है, अब अधिमानी अर्हताएं क्या है भाई? देखो, जिन्होंने एनसीसी प्रमाण पत्र धारण किया है, तो जिनका सी ग्रेड का प्रमाण पत्र है उनको 3 अंक बोनस के तौर पर, जिनका बी ग्रेड का प्रमाण पत्र है उनको 2 अंक मिलेगा, ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा, और स्काउट गाइड वाला जो जिनके पास प्रमाण पत्र है उनको भी 1 अंक बोनस का मिलेगा। इसके बाद अभी यूपी में एसडीएमए द्वारा एक आपदा मित्र प्रशिक्षण कराया गया था, और उसका सर्टिफिकेट जिसके द्वारा है तो उसे भी 3 अंक मिलेंगे मेरिट में। ठीक है, आपदा मित्र प्रशिक्षण धारकों को 3 अंक मेरिट में दिया जाएगा। ठीक है, 4 पहिया वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 1 अंक मेरिट में मिलेगा। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लीगल ड्राइविंग लाइसेंस है 4 पहिया वाहन का, उसको भी 1 अंक बोनस का मिलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आयु सीमा, तो आयु सीमा वही है कि न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए, और 1 जुलाई से काउंट होगी जब फॉर्म आएगा तब। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थी, मतलब ये है कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो प्रदेश के रिलैक्सेशन के आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? 3 वर्ष की। शारीरिक विकलांग स्वतंत्र अंतर प्रभाषित। ठीक है, आने के बाद छूट की। ठीक है, आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क कह रहा है अभी निर्धारित नहीं है, जब फॉर्म आएगा तो प्रोन्नति बोर्ड निर्धारित करेगा। आवेदन पत्र भी प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निर्धारित होगा। परीक्षा होगी इसमें, लिखित परीक्षा में क्या है देखो, 100 अंकों की परीक्षा होगी, यानी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जो 2 घंटे में करना होगा। 2 घंटे समयावधि है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का निश्चय यही प्रोन्नति बोर्ड करेगा। ठीक है, और इसमें एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, केवल सामान्य ज्ञान का होगा। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी, केवल जीएस आएगा। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके बाद करंट अफेयर रहना ही रहना है। वो जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो जीएस केवल आनी है, मैथ रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है। दबा के पढ़ाई करो, काम हो जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, अब आते हैं शारीरिक परीक्षण जो है। इसमें शारीरिक परीक्षण में कौन कौन शामिल होगा? तो शारीरिक परीक्षण के जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर, जिसको जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब जिसको कह दें कि भाई आपको बनना है, तो वो अध्यक्ष बन जाएंगे कलेक्टर साहब। जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा, और इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी सदस्य बनेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्सा अधिकारी सदस्य होगा। इतने लोग पैनल में बैठेंगे, और इसके बाद आपके अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, और शारीरिक मान्यता मानक आपका ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर आप पुरुष हैं तो आपकी ऊंचाई न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एसटी से हैं, आपकी क्या कहते हैं कैटेगरी एसटी है, तो आप 160 सेंटीमीटर से भी काम चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। सीना बिना फुलाए आपका न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनका 77 होना चाहिए। सीना फुलाने पर मतलब 5 सेंटीमीटर का तो सीना फूलना चाहिए आपका, उसमें पंपिंग होनी चाहिए। ठीक है,
महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 152, अगर एसटी है तो 147 से कम चल जाएगा। वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग 30-35 किलो वाले वहां नहीं जाएं, पता चले जोर से हवा चले तो आप लोग हिले ठीक है, तो इस तरह का चीजें होनी चाहिए, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो शारीरिक दक्षता में क्या है, शारीरिक दक्षता में ये है कि 4.8 किलोमीटर पुरुषों को 28 मिनट में दौड़ना है। 5 किलोमीटर मान के चलो, ये आपको 28 मिनट में कंप्लीट करना है। और लड़कियां जो हैं वो 2.5 किलोमीटर आपको 16 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। कितनी देर में? 16 मिनट में। तो दौड़ भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, यानी ठीक ठाक। अगर आपका शरीर मजबूत है, बलिष्ठ है, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। हाँ चलो, एनरोलमेंट है तो सूची वरीयता ये शब्द है, ठीक है। अब देखो मेरिट पे क्या होगा। मेरिट पे कह रहा है 2 या 2 से अधिक अंक, अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर, अगर 2 लोगों के अंक समान हो गए, सेम अंक हो गए, तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बड़ा होगा उसका चयन हो जाएगा। यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान है तो अभ्यर्थियों के अधिगमता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के अनुसार दिया जाएगा। अर्थात अगर मान लो किसी की एज भी सेम हो गई, नंबर भी सेम हो गए, तो फिर अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं उनके आधार पर जो पहले आएगा उसको मेरिट में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट, होमगार्ड एनरोलमेंट से है तो कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। विभाग 3 होम एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण व तथा जिला चरित्र सत्यापन हेतु आपको कहां कहां जाना होगा। केंद्रीय रूप से जिला कमांडेंट माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा परीक्षण कराया जाएगा, यानी वो लोग अपना खुद परीक्षण करेंगे। और ये सारी चीजें चरित्र सत्यापन हेतु पशु किसी चिकित्सा अधिकारी से और पुलिस सत्यापन द्वारा चीजें कंफर्म होंगी कि आपका चरित्र कैसा है, आप अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो इससे संबंधित सूचना थी। उम्मीद करता हूं आप लोग अब अपनी तैयारी को जोर से बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इस मौके में छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है और कर ले जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन वैकेंसी ध्यान रखना 45,000 वैकेंसी हैं, 45,000 वैकेंसी है बेटा, है ना। 45,000 वैकेंसी हैं। और अभी वेतन आयोग नया वाला लग जाएगा तो सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जी जान से लग जाइए, मेहनत करिए, और हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम भी आपके साथ लग जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।